नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 16 यानी कि आकलन कार्यपत्रक संख्या 16 को। यह आपकी 8 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो असेसमेंट वर्कशीट होती है ये सेल्फ असेसमेंट के लिए होती है और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इनको सेल्फ करोगे, खुद करोगे, क्योंकि खुद करोगे तभी तो आपको आइडिया लग पाएगा कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, कितना सीखा है, कितना आपने जाना है। अगर आप खुद कर सकते हो दैट्स ग्रेट, सबसे अच्छी बात है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो भी आपको ट्राई ज़रूर करना है। सबसे पहले आप इस असेसमेंट वर्कशीट को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो भी आपके आंसर्स या सॉल्यूशन रहते हैं उसको आप इस वीडियो के साथ टैली कर सकते हो। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट की। आज की जो हमारी असेसमेंट वर्कशीट है ये सब्जेक्टिव रहेगी। इसमें हमें 2 मार्कर क्वेश्चन भी दिए गए, 3 मार्कर भी है और 5 मार्कर भी है। पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, रोलेट सत्याग्रह का आयोजन क्यों किया गया था, ये हमें बताना है, ये 2 मार्कर रहेगा। सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया, गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों को विस्तार से हमें समझाना है, यानी हमें बताना है कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह क्या था। उसके बाद तीसरा जो हमारा प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। असहयोग जो आंदोलन था वो अलग अलग चरणों में इसकी शुरुआत की गई थी, तो वो हमें बताना है, ये भी आपका 3 मार्कर रहेगा। उसके बाद फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन दिया गया, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बंटे हुए थे, ये हमें बताना है कि ये क्या था और आपस में एक मत क्यों नहीं थे, ये भी आपका 3 मार्कर रहेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका 5 मार्कर रहेगा, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये आपका 5 मार्कर रहेगा। उसके बाद हमें दिया गया जो सेकेंड पार्ट है इस असेसमेंट वर्कशीट का, यहाँ पर हमें एक अनुच्छेद दिया गया, ये भी हमारे हिस्ट्री के इसी चैप्टर से रिलेटेड है। इस अनुच्छेद को हमें पढ़ना है और इसी पर आधारित हमारे 3 इजी क्वेश्चन दिए गए। इसमें पहला है कि मद्रास प्रांत है उसमें परिषदीय चुनावों का बहिष्कार क्यों नहीं किया गया था, ये हमें बताना है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि असहयोग आंदोलन के बाद जब परिषदीय काउंसिल इलेक्शन होते हैं तो मद्रास को छोड़ करके पूरे देश में उनका बहिष्कार किया जाता, तो मद्रास में क्यों नहीं किया गया था, ये हम पता लगाएंगे। उसके बाद सेकंड जो हमारा 1 मार्कर क्वेश्चन रहेगा, असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभावों को विस्तार से हमें बताना है, क्या प्रभाव पड़े। हालांकि 1 मार्कर है लेकिन क्वेश्चन जैसे विस्तार से बताइए लिखा है उस हिसाब से ये 5 मार्कर होना चाहिए था। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन रहेगा अनुच्छेद पर आधारित कि आंदोलन शहरों में धीरे धीरे धीमे क्यों पड़ने लग गया था, ये हमें बताना, उसके कारण हमें बताना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, रोलेट सत्याग्रह आयोजित क्यों किया गया था, यानी कि रोलेट सत्याग्रह क्यों किया गया था, क्यों लॉन्च किया गया था, ये हमें बताना है। रोलेट एक्ट 1919 ने ब्रिटिश पुलिस को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए भारी अनलिमिटेड शक्तियां दे दी थी, यानी कि रोलेट एक्ट कब पास हुआ 1919 में, और इसने ब्रिटिश पुलिस को अनलिमिटेड इनॉर्मस पावर दे दी थी। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश पुलिस है वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण, बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर सकती थी, कम से कम 2 साल के लिए जेल के अंदर डाल सकती थी। ये एक अन्यायपूर्ण कानून था जिसका उद्देश्य केवल राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलना था, इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे थे। ओके। उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा हमारा प्रश्न है कि गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों को विस्तार से हमें बताना है कि क्या विचार थे उनके। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए संघर्ष, यानी कि सत्य का अर्थ तो सत्य हो गया और आग्रह का अर्थ होता है संघर्ष, यानी कि कुल अर्थ हो गया सत्य के लिए संघर्ष। गांधी जी के अनुसार यदि आपका उद्देश्य सत्य है तो आपको उत्पीड़क के खिलाफ संघर्ष में शारीरिक बल के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती, इस संघर्ष में जीत अंततः सत्य की होती है। यानी कि गांधी जी का कहना था कि अगर आपका कारण सही है तो आपको हिंसा का सहारा लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, जीत सत्य की होनी है, जीत अहिंसा की ही होनी है। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, तीसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, असहयोग आंदोलन के विभिन्न चरणों की हमें व्याख्या करनी है। तो गांधी जी का यह मानना था कि असहयोग आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए। प्रथम चरण में इसकी शुरुआत लोगों द्वारा पदवियां या टाइटल लौटाकर की गई थी। जैसे उस वक्त में कई सारे टाइटल दिए जाते थे, केसरी हिंद, ओके, केसरी पंजाब, इस टाइप के टाइटल दिए जाते थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो पहला चरण ये था कि लोगों ने ये टाइटल लौटाने शुरू कर दिए थे। उसके बाद द्वितीय चरण में सरकारी कर्मचारी अधिकारियों द्वारा इस्तीफे दिए गए, विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार किया, आम जनता ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। ये दूसरा चरण था। उसके बाद अंतिम चरण में सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया, यानी कि जब दमन की नीति को अपनाया ब्रिटिश सरकार ने तो भारतीय लोगों ने सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा का पालन किया
और अंग्रेजों के उन कार्यों का विरोध किया। तो ये थे विभिन्न चरण असहयोग आंदोलन के। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न है कि राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचन के सवाल पर क्यों बंटे हुए थे, ये हमें बताना है। ओके, पृथक निर्वाचन क्या, ये समझा देता हूं पहले कि जैसे अब देखिए, एक जो सीट होती है वहां से एक एमपी या एक एमएलए चुना जाता ना, तो उस वक्त कुछ नेताओं की मांग थी कि नहीं, अलग अलग चुने जाए, यानी कि हर जाति का एक चुना जाए। ओके, जैसे वर्ग धर्म के आधार पे अलग चुना जाए कि इस धर्म का एक और बी धर्म का दूसरा, सी धर्म का तीसरा चुना जाए, ऐसे जाति के आधार पे अलग अलग चुने जाए। ऐसा उस वक्त कुछ नेताओं की मांग थी। ठीक, अब हमें बात करनी है कि ये बंटे हुए क्यों थे। राजनीतिक नेता भारतीय समाज के भिन्न भिन्न वर्गों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे, यानी कि वो अलग अलग वर्गों को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो अलग अलग नेता थे। ये नेतागण विशेष राजनीतिक अधिकारों और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग अपने वर्ग का जीवन में मांग के द्वारा अपने वर्ग के जीवन में बदलाव लाना चाहते थे। यानी कि नेतागण क्या चाहते थे कि वो अपने अपने वर्ग के बारे में सोच रहे थे और उन्हीं के जीवन में बदलाव लाना चाहते थे, इसलिए वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे, यानी कि हर वर्ग का अलग प्रतिनिधि चुना जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी, विशेषकर गांधी जी का मानना था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र वो भारत की एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और वे इस मांग के विरुद्ध थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि देश की एकता है वो कमजोर हो जाएगी, तो हम तो आपस में ही बंट जाएंगे ना, जो अंग्रेज चाहते हैं वही हो जाएगा। तो इसलिए वो इस मांग के विरुद्ध थे। यही कारण था कि राजनीतिक नेता पृथक चुनाव क्षेत्रों के सवाल पर आपस में बंटे हुए थे, यानी कि एक मत नहीं थे, हर कोई अपने तरीके से सोच रहा था। उसके बाद फिफ्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, पांचवा प्रश्न है ये आपका 5 मार्कर क्वेश्चन रहेगा कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो सबसे पहले हम प्रभाव बताएंगे और उसके बाद हम जोड़ेंगे कि कैसे ये राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में सहायक था। प्रथम विश्व युद्ध का पहला प्रभाव ये पड़ा कि करों में वृद्धि हो गई। युद्ध से होने वाले रक्षा खर्च में हुई वृद्धि को या घाटे को पूरा करने के लिए इंग्लैंड ने कर्ज लिए और कई टैक्स हमारे देश में बढ़ा दिए। दूसरा, इनकम टैक्स। अधिक राजस्व संग्रह के उद्देश्य से सीमा शुल्क को बढ़ाया गया और आयकर को शुरू कर दिया गया, यानी कि इनकम टैक्स है उसकी शुरुआत की गई जो पहले नहीं होता था, और जो सीमा शुल्क था उसको बढ़ा दिया गया। तीसरा, महंगाई। कि समय के दौरान 1913 से 18 के बीच में अधिकतर चीज़ों के दाम थे वो दोगुने हो गए और कीमतें बढ़ने से आम आदमी की मुसीबतें थी वो बढ़ गई। ठीक, यानी कि करों में वृद्धि हो गई, नए टैक्स लागू कर दिए गए, महंगाई में बढ़ोतरी हो गई, निर्धनता में बढ़ोतरी हुई। इस दौरान महंगाई, अकाल और महामारी आदि के कारण देश में निर्धनता में भी बढ़ोतरी हुई। प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए लोगों को सेना में जबरन भर्ती किया गया था, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सैनिकों को वापस सेना से निकाल दिया गया, तो बेरोजगारी में भी बेतहाशा वृद्धि हो गई थी। यानी कि क्या क्या बढ़ा, गरीबी बढ़ी, ठीक, महंगाई बढ़ी, कर बढ़े, बेरोजगारी बढ़ी और लोगों में गुस्सा बढ़ा, यानी कि सब कुछ बढ़ा। इससे क्या हुआ कि इन सब कारणों के कारण जो जनता थी उनमें अंग्रेजों के प्रति आक्रोश था वो बढ़ा, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये सारी समस्याएं थी वो अंग्रेजों के कारण थी, क्योंकि अंग्रेज थे वो सिर्फ अपने बारे में, अपने लाभ के बारे में सोच रहे थे। और ये लोग जो थे वे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ते गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब एक ही रास्ता है इन समस्याओं के हल का, वो है कि हम राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ें और अंग्रेजों को यहाँ से भगा दें। इस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो हालात बने थे उन्होंने देश में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में और राष्ट्रवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा 6.1, मद्रास प्रांत में परिषदीय चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं किया गया था, यह हमें बताना है। तो मद्रास की जस्टिस पार्टी ने परिषद के चुनाव का बहिष्कार नहीं करने का फैसला किया। हालांकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने बहिष्कार किया, लेकिन जस्टिस पार्टी ने बहिष्कार नहीं किया था। जस्टिस पार्टी के सदस्य गैर ब्राह्मण थे और अब तक चुनाव नहीं जीत पाए थे, क्योंकि ब्राह्मण उम्मीदवार हमेशा से जीतते आए थे उस क्षेत्र में, मद्रास में। उन्होंने सोचा कि यह उनके लिए परिषदों में प्रवेश करने का एक सुनहरा अवसर था, इसलिए उन्होंने इन चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा हमारा प्रश्न, असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभावों को विस्तार से समझाइए। तो इसमें आप 2 या 3 पॉइंट भी लिख दोगे तो भी चलेगा। पहला, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन के दौरान शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया गया, पिकेटिंग की गई। तीसरा, विदेशी कपड़ों को भारी अलाव में जलाया गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। चौथा, 1921 से 22 के बीच में विदेशी कपड़ों
और विदेशी वस्तुओं का जो आयात था वो 50% तक कम हो गया था। विदेशी वस्तुओं के आयात का मूल्य जो 102 करोड़ था 1921 में, वो घट करके लगभग 51 करोड़ रह गए, यानी कि आधा रह गया था। तो ये आर्थिक प्रभाव थे असहयोग आंदोलन के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो 6.3 हमारा प्रश्न रहेगा कि यह जो आंदोलन था, कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। वो शहरों में धीरे धीरे धीमा क्यों पड़ने लगा था, ये हमें बताना है। खादी का कपड़ा अक्सर बड़े पैमाने पर उत्पादित मील के कपड़े की तुलना में अधिक महंगा होता था और गरीब लोग इसे लंबे समय तक खरीद नहीं सकते। जैसे जब असहयोग आंदोलन हुआ तो उसमें क्या किया गया, लोगों ने विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया और खादी पहनना शुरू कर दिया। लेकिन खादी महंगी थी और मील का कपड़ा सस्ता था। खादी को लंबे समय तक लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ समय के बाद उन्होंने वापस मील का कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, असहयोग आंदोलन कमजोर हो गया। उसी तरीके से जो ब्रिटिश शिक्षण संस्थान थे उनका बहिष्कार किया गया, यानी कि जो ब्रिटिश स्कूल थे, कॉलेज थे, उनका बॉयकॉट किया था स्टूडेंट्स ने। लेकिन इससे एक समस्या पैदा होगी, कोई भारतीय वैकल्पिक संस्थान उपलब्ध ही नहीं थे कि जिसमें वो जा पाएं। कुछ समय के बाद उनको दोबारा उन्हीं स्कूल कॉलेजों में लौटना पड़ा। इससे भी जो असहयोग आंदोलन था वो कमजोर हो गया, क्योंकि जिन चीज़ों का हम बहिष्कार कर रहे थे, वापस अगर वही चीज़ें प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो आंदोलन को कमजोर होना था। इसी तरीके से वकील और अधिकारी बिना आय के नहीं रह सकते थे लंबे समय तक, इसलिए वे भी कुछ समय के बाद वापस सरकारी अदालतों और कार्यालयों में काम से जुड़ गए, वापस काम पर जाने लगे। इससे भी यह आंदोलन शहरी क्षेत्रों में कमजोर हो गया था। चौथा कारण भी आप लिख सकते हो कि शुरुआत इसकी शहरों के साथ हुई थी, धीरे धीरे यह आंदोलन गाँव की तरफ पड़ गया, इसलिए भी शहरों में कमजोर हो गया था। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 16। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगे तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जल्द ही आपके सभी चैप्टर्स जो क्लास 10 सोशल साइंस के, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम लेकर के आ रहे, जिसमें हम चैप्टर वाइज 1 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर क्वेश्चन या मैथ वर्क है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।